every force in nature we experience in the surrounding, every force we experience in the nature या फिर in the surrounding, हाँ we experience in the surrounding or in nature is basically of nature of following four forces, basically of nature of following four forces. It means what? हमारे सराउंडिंग में जो भी हम डिस्कस करते हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वहां पे जितने सारे फोर्सेस होंगे वो बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट है, फंडामेंटल फोर्सेस जो हमें अभी आगे पढ़ने वाले उनके ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, तो कौन से होते हैं ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट डाउन. नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Number three, very good, strong nuclear force. And number four, weak force या फिर weak nuclear force. Weak force या फिर weak nuclear force. अभी देखो डिस्कशन शुरू करना है वन बाय वन, लेकिन इस टॉपिक में सिर्फ हम ये फंडामेंटल फोर्सेस, क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक में इनका एप्लीकेशन हमें पढ़ना है इसलिए बस इंट्रोड्यूस करेंगे. आगे इन डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दिस फोर्सेस रिस्पेक्टिव टॉपिक में हम पढ़ने वाले. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पढ़ने के लिए हमारे पास सेपरेट टॉपिक है. कौन सा? ग्रेविटेशन. ठीक है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है उनको पढ़ने के लिए 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट का पूरा बुक है. हाथ वर केला ना प्रथमेश? बरं, ठीक आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एसी सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का. उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो हमें मॉडर्न फिजिक्स में जहां पे हम एटम, न्यूक्लियाई, देन रेडियो एक्टिविटी इनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे उसमें हमें देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस करना है. तो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, force of attraction between two bodies by virtue of their mass, by virtue of their mass is called as gravitational force. यानी कि जिस बॉडी के पास मास होता है वो बॉडी क्या करती है? दूसरे सराउंडिंग के बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है. एंड लिखते टाइम ही हमने लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नेचर में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कहीं पे भी वो सिर्फ क्या करेगा? दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होता है जिसमें सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्शन परफॉर्म होगा. ठीक है, और ये अट्रैक्शन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टेंडेंसी ऑफ मास. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है? इसका मतलब इससे ज्यादा वीक फोर्स नेचर में है नहीं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. नेक्स्ट, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है इसका मतलब, वेरी गुड. ठीक है, लॉन्ग रेंज तक अ बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी. जैसे हमें मालूम है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ या फिर एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये किसके लिए, किसकी वजह से होता है? मतलब ये लॉन्ग रेंज तक ये एक्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का? F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कितनी होती है क्या वैल्यू इसकी? लिया, विच इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg का स्क्वायर। मतलब एमोनियम टू क्या है, बॉडी के मासेस, आर क्या है उनका सेपरेशन। तो दो बॉडी का मास एंड सेपरेशन अगर मालूम है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट मीडियम बिटवीन टू मासेस। मतलब दो मासेस के बिटवीन कौन सा मीडियम है या नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट या फिर इंटरवेनिंग मीडियम। देखो F इक्वल्स टू जी अमोनियम 2 अपॉन आर स्क्वायर में कांस्टेंट कौन है, G, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग है। मतलब मीडियम से रिलेटेड कोई भी कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मतलब वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी इसकी डिटेल एप्लीकेशन, फॉर्मूला कैसे आता है, क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मास कैसे एक्ट होती है, वो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमें मालूम हो गया कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर म्हणजे आपल्या कॉन्ट्रीब्यूशन शिवाय नेचर में जो भी इंटरैक्शन होते हैं वो सिर्फ ये 4 फोर्सेस की वजह से होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स हम सब अर्थ के ऊपर है, एंड अर्थ के ऊपर जो लिविंग लाइफ है उसका पूरा जो प्रोसेस मैकेनिज्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटी है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, आपण अर्थच्या फिरण्यामुळे सेंट्रीफ्युगल फोर्स की वजह से हम उड़ जाएंगे, कहाँ पे, हवा में, ठीक है। मग आपणच उडून गेलो तर बाकी काही राहणारच नाही, ठीक है। हम नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब लाइफ भी नहीं रहेगी, मतलब बायोलॉजी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट नंबर 2, वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसका माहिती बेटा तुला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब जैसे मास की वजह से इंड्यूस्ड होने वाले फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था। आता ज्यांनी फिजिक्सचं फर्स्ट लेक्चर केलेलं असतं त्यांना माहिती की आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये 2-4 पॉइंटवर खूप फोकस करतो। एक, फिजिक्स कैन नॉट बी डिफाइंड, दूसरा देयर इज नो फाइनल कंसेप्ट इन द एंड। उसके बाद में पूरे फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर। नेचर सब कुछ बना है फ्रॉम मैटर, मैटर बना है एटम से। एटम में कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड, मतलब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग इन द नेचर। तो ये इनके पास क्या स्पेशल होता है, ये हम स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे बस 2 स्पेशलिटी होती है, 2 स्पेशल टेंडेंसी होती है। एक होता है मास, दूसरा होता है चार्ज। तो चार्ज एंड मास रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी होता है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या होगा फिर, द फोर्स विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 बॉडीज, force of attraction or repulsion between 2 bodies by virtue of its charge, by virtue of its charge। चार्ज की वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो जैसे कि हम चार्ज को अगर रेस्ट में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों में से कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। कंडीशन क्या होती है, अगर चार्जेस लाइक है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर चार्जेस अनलाइक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वहां पे अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ओनली अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन एज वेल एज। लेकिन फिर भी हमने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है। इसका रीजन है कि जब ये चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड वहां पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन सेम चार्ज अगर हमने मोशन में सेट किया तो वो क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसने ऑब्जर्व किया था ये पहले, संस्कृति, मग हे आठवत नाही तुला, व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, हे कोणी सांगितलं होतं, ऑब्जर्व केलं सगळ्यात पहिल्यांदा, हो इकडच्या पेजवर होतं, काय होतं वाच ना मग। अजून कोण आहे, पवन तर नाही, ठीक आहे, संस्कृती, ऋतुजा, गायत्री नाही, हे 9th पण होतं, 10th पण होतं, 11th पण होतं, 12th पण होतं। चाडवी कुठून आणला, चाडवी आत्ता, गायत्री, वैष्णवी, मनीषा, श्रुति, नो वन, हाँ बोलो बेटा,
सोनी नाही, म्हणजे 12th एनसीईआरटी कोणीच बघितलंच नाही उघडून. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा उसके ऊपर ही डिपेंडेंट बेटा. एच सी वर्मा. कोण आहे एच.सी. ऑर्स्टेड? आठवतंय का? मी सांगितल्यावर तरी आठवत असायला पाहिजे, नसेल आठवत तर मग ले अवघड काम है. ठीक है, चलो. एच.सी. ऑर्स्टेड था जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ई. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जब चार्जेस मोशन परफॉर्म करेंगे तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. इसका मतलब जब वो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा. इसलिए हम उनको कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. जास्त विचार न करो त्याच्यावर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. ग्रेविटेशनल इतनी नहीं बट कंसिडरेबल लॉन्ग रेंज होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स. देन नेक्स्ट पॉइंट, it is stronger than gravitational force. Then it may be force of attraction or force of, दोनों भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. Then it depends upon intervening or intermediate medium. It depends upon intervening or intermediate medium. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज, अगर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एंड वही अगर चार्जेस इन मोशन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पे ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है. ठीक है, बट ये एक्चुअल केस नहीं होती है. ये हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे m1 m2 मतलब क्या है, पोल स्ट्रेंथ है. जो डायपोल बनेगा उसके डायपोल की पोल स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो हा फॉर्म्युला प्रॅक्टिकल नसतो बट आपण कंपेअर करण्यासाठी फक्त इथे इंट्रोड्यूस करतोय. दोनों में भी देखेंगे तो देखो नेचर सेम है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे भी क्या है, चार्ज से रिलेटेड है तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ G था जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है बट उनके साथ क्या है, यहाँ पे इप्सिलॉन है, यहाँ पे म्यू नॉट है. इप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम डिपेंडेंसी का रिलेशन एक्सप्लेन करती है. म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी. ठीक है, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का मीडियम डिपेंडेंसी का रिलेशन एक्सप्लेन करता है. ठीक है, नेक्स्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. झालं का? ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्गर है एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. हो गया था. चलो नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हमें पढ़ना है. उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी ये तो बेसिक बात सबको मालूम होगी कि लाइक चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या है, देखो कि आपको बोला जाता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो उसमें आपको मालूम होगा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -15 मीटर. 10 to the power -1 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर, 10 to the power -2 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 10 to the power -3 मीटर है तो 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर कळतं ना किती छोटं असतं. उसके बाद 10 to the power -6 मीटर है तो माइक्रोमीटर. उसके बाद 10 to the power -9 मीटर है तो नैनोमीटर. एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस की साइज कितनी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर. उसके बाद में जो एटम होता है वो एटम की जो रेडियस होती है, साइज होती है, वो होती है इन द ऑर्डर ऑफ, कौन काय बघतोय, 10 to the power -10 मीटर. ठीक है, असं हातात नाही दिसत. ठीक है, 10 to the power -10 मीटर. मतलब कंपेयर करेंगे तो पहले एटम की जो साइज है वो नैनोमीटर से भी कम है. कळाला ना, जिसको मतलब नेक्टाई से छोड़ो माइक्रोस्कोप अगर है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, तो उससे भी हम उसको देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है. एंड उससे भी 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है कौन, न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है साइज का रेंज.
अभी न्यूक्लियस में कौन है, सारे प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, और हमें मालूम है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे कोई भी आप एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम यूरेनियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है गायत्री, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 109, हाँ पवन 92, वेरी गुड। यूरेनियम का कितना होता है 92, आणि विस्मत का, वैष्णवी, चैताली, प्रथमेश, अरे थोरियम का, अरे लय भारी एलिमेंट आहे, माहित पाहिजे तुम्हाला यांच्याबद्दल, आणि विस्मत 61 किसका आहे, 61 किसका आहे, ऍटलिस्ट पिरियडिक टेबलचे जे ग्रुप्स असतात सुरू कुठं होतात संपतात कुठं, ती तर रेंज माहित पाहिजे का, झालं नाही पिरियडिक टेबल अजून, फक्त म्हणा झालं नाही, मागचे 2 वर्ष काय केलं मग, फिजिक्स नाही केलं समजू शकतो आपण, पिरियडिक टेबल तर किती भारी आहे, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी वगैरे काहीतरी असतं ना ते सिक्वेन्स पार्ट करायच्या, ठीक है चलो। तो यूरेनियम का एग्जांपल लेंगे, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92, इसका मतलब क्या होता है, हो विस्मत पुढे आहे ना युरेनियम पेक्षा, कोणता पिरियडिक टेबल आणला तू, पैसे दिले होते त्याला, ठीक है। यूरेनियम का क्या है 92 है। अब देखो यूरेनियम का अगर एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब क्या होता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, अरे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर अगर 92 है तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 92 है, बरोबर है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन इमेजिन करो कि जिसकी साइज 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में है, उतने छोटे स्पेस में 92 प्रोटॉन्स कंबाइनली रहते हैं, ये पॉसिबल है का, प्रोटॉन किती पण छोटा वाटला तुम्हाला, बट तरी पण साइज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो साइज बहुत कम हो गई एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ साइज ऑफ प्रोटॉन, लेकिन फिर भी 92 प्रोटॉन, मतलब कंपैरिजन के लिए होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कळतं का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो कैसी होती, कितनी होती है मालूम है, न्यूक्लियस की डेंसिटी, स्ट्रक्चर आटम झालंच नाही तुमचा, काही पण फेकायचं आपलं, पैवी वन पण रे, इथं आपल्या वॉटरची 1000 kg पर मीटर क्यूब आहे, न्यूक्लियसची सांगतोय -15, काही आपलं काही वाटत नाही की वाटा बोलताना आपण काही रेंजच्या आसपास बोलावं म्हणून। न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, हो बघून सांग लगेच, ठीक है, कितनी होती है, इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, एग्जैक्ट लेंगे तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 17 कळतं का, तेव्हा 10 टू द पावर 1 मतलब 10, 10 टू द पावर 2 मतलब राहू द्या आता क्विंटल, 10 टू द पावर 3 मतलब टन, 10 टू द पावर 4 मतलब 10 टन, 10 टू द पावर 5 मतलब 100 टन, 10 टू द पावर 6 मतलब 1000 टन, टन कळतं ना, जो व्हीकल चलती है रोड पे है ना, पिकअप, छोटा हाथी 709, 407, माहिती कि नहीं है, लोडिंग व्हीकल्स लोड कैरी करके लेके जाते हैं, उसके बाद में ट्रक्स आती है, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, अगर ट्रक है 40 टायर्स की लंबी इकडे येत पन्नी मध्ये, ठीक है, तो उसकी अगर कैपेसिटी देखेंगे तो वो 50 टन के आसपास है, 40 टू 50 टन, समझ में आ रहा है ना, ये लय झाली एकदम, म्हणजे फैक्टर ऑफ सेफ्टी छोड़ के वो डबल लोड लेके जा रहा है तो 50 टन, समझ में आ रहा है ना, तो वो कितनी कैरी कर सकता है 50 टन, समझ में आ रहा है ना, 50 टन म्हणजे काय, तो ये 50 टन मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 4 की रेंज आ गई, 10 टू द पावर 5 मतलब 500, 10 टू द पावर 6 मतलब 10 टू द पावर 7 मतलब, अब कंडीशन देखो, 10 टू द पावर हम अगर 10 लेंगे, तो उसमें जो मास आ रहा है 10 टू द पावर 10 kg का, वो फिल करने के लिए एक ट्रक अगर एज्यूम करो कि 50 टन लेके जा रही है, सगळ्यात मोठी कॅपॅसिटीची ट्रक है, तो 10 टू द पावर 10 kg को लेके जाने के लिए कितनी ट्रक्स लगेगी, असं ऑन एन एवरेज कळतं ना, लाख 10 लाख, बरोबर है, वही अगर 10 टू द पावर 11 हो गया तो CR ट्रक के नंबर सांगतोय मी, समझ में आ रहा है ना, मुझे मास कितना बड़ा है ये मुझे बोलना है आपको, तो 10 टू द पावर 11 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये CR में जा रहे हैं नंबर ट्रक के, 1 करोड़ ट्रक फुल भरल्या आयनच्या बॉक्सनी, कड़ा लगा, उसके बाद जो मास हो रहा है वो 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 12 हो गया तो 10 टू द पावर 13 हो गया, तो इमेजिन कर रहे हैं ना आप, और ये सारा मास कहाँ पे फील करना है, 1 मीटर क्यूब इतने स्पेस में, 1 मीटर क्यूब कळतं का, एवढा सा बॉक्स, इतने बॉक्स में कितना वेट फील करना है हमें, कितना मास फील करना है,
जो 10 to the power 17 kg के बराबर है, उसके बाद जो डेंसिटी बनेगी वो डेंसिटी न्यूक्लियस की आहे. म्हणजे औरंगाबाद नाही, कन्याकुमारी टू काश्मीर अशा ट्रकच्या लाईन लावल्या आणि अशा आपण जर 30-35 कंप्लीट केल्या लाइन जाताना येताना, ठीक है. उसके बाद जो लोड होगा उसके भी 10 to the power 6 टाइम्स जितना मास है वो 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में अगर हमने भर दिया, उसके बाद जो डेंसिटी क्रिएट होती है वो डेंसिटी न्यूक्लियस की है. कळालं ना. कारण माझा जो क्वेश्चन होता की इतने छोटे स्पेस में प्रोटॉन कंबाइनली कैसे रहते हैं, कोणाला तरी वाटलं असेल सर प्रोटॉन एवढा छोटा आहे, लांब लांब असतील. लांब लांब नहीं होते, कळालं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते. अगर क्लोजली पैक आ रहे तो उनको रिपेल करना है, लेकिन रिपल्शन होता है क्या फिर? प्रोटॉन प्रोटॉन है तो चार्ज, मतलब वही तो टेंडेंसी उसकी रिपेल करना. लाइक चार्ज आ गया तो वो रिपेल करेगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिपल्शन भी कंफर्म 100% होता ही है. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इतने छोटे स्पेस में सारे प्रोटॉन्स यानी सारे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल कंबाइनली रहते. राहतात का? आपण स्टडी करतोय म्हणजे राहतात, बरोबर आहे की नाही? हे सांगतो ना आपण, केमिस्ट्री असू द्या, फिजिक्स असू द्या, कि न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, उनके साथ में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं. यूरेनियम के एग्जांपल लेंगे, एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब प्रोटॉन के नंबर भी कितने हैं? 92 है, मतलब 92 प्रोटॉन इतने छोटे स्पेस में कंबाइनली रहते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? वेरी गुड. काय? तो यहाँ पे हाँ मेजॉन्स, मेजॉन को एक्सचेंज करके. कोणी सांगितलं मेजॉन्स? कोणीच नाही? तू सांगितलं का? तो होता क्या है देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन उनको रिपेल करने के बाद भी उनके रिपल्शन को ओवरकम करके उनको कंबाइनली न्यूक्लियस में पकड़ के रखने का जो काम होता है वो कौन करता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी करती है. कहते का? एंड इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जब भी वर्क कर रही है तो वो जितना फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. समझ में आ रहा है ना? मतलब न्यूक्लियस के पास एनर्जी होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो क्या करती है? ऑल द न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है. क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि पकड़ के नहीं रखा तो वो रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस के बाहर निकल के जाएंगे. फिर क्या होगा? फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एटम ओबे नहीं करेगा. ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसका काम होता है न्यूक्लियस को बाइंड करके रखना. फिर ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? क्योंकि एनर्जी नेदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो ये कहीं ना कहीं से आती होगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. फिर ये आती कहां से? इसके लिए अगेन आइंस्टाइन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था आई थिंक पहले. उसने जो एक्सप्रेशन बोला था E = mc², मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ये रिलेशन एक्सप्लेन करता है कि अगर न्यूक्लियस का हम थ्योरेटिकल मास मतलब टोटल प्रोटॉन के नंबर इनटू प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन के नंबर इनटू न्यूट्रॉन का मास, ये होता है थ्योरेटिकल मास, जो ऑन पेपर हम कैलकुलेट करते हैं. एंड एक्चुअल में अगर न्यूक्लियस का मास मेजर करेंगे, है ना, त्याला काही वेइंग स्केल में ठेवू शकत नाही, त्यासाठी वेगळ्या प्रोसेस असतात. वहां से अगर हम न्यूक्लियस का मास मेजर करेंगे तो ऑलवेज क्या होता है? प्रैक्टिकल मास थ्योरेटिकल मास से कम होता है. कळतंय का? म्हणजे आपण जे स्टडी करतो ते रियालिटीच्या दूर दूर पर्यंत पण फिरकत नाही. फक्त आपल्याला एवढंच माहिती म्हणून आपण त्याचा स्टडी करतो, त्यानंतर आपण समाधान म्हणतो आणि आपण त्याच्यावरच विश्वास ठेवत असतो. कळालं? म्हणजे आपण फिजिक्स मध्ये आपल्याला अजून खूप पुढे जायचं. मतलब जो मास हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरेटिकल, वो मास है ही नहीं, ते करोड्स ऑफ ईयर्स बिफोर वो खत्म हो गया है. समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिकल मास जो है वो ऑलवेज लेस होता है थ्योरेटिकल मास से. मास कम हो गया मतलब क्या हो गया? मास का डिस्ट्रक्शन हो गया. क्या हो गया? मास का डिस्ट्रक्शन हो गया. और ये डिस्ट्रक्टेड मास कहां पे चला गया? अकॉर्डिंग टू E = mc², वो कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड इस केस में हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ये आगे रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ द आइंस्टाइन, जहां पे हम कंसीडर करते हैं कि मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है. क्लासिकल मैकेनिक्स में ये नहीं चलता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है? कहते हैं थोड़ा सा वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां से आ रहा है? तो ये फिर एनर्जी क्रिएट हो गई. एनर्जी क्या करेगी? वर्क डन करेगी, मतलब सारे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेगी, और यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विच इज द स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इन नेचर. याच्यापेक्षा स्ट्रॉन्ग फोर्स अवेलेबल सोडा आपण इमेजिन पण नहीं करू शकत. मतलब न्यूक्लियस में जाके प्रोटॉन बाहर नहीं निकाल सकते हम, तेवढी हिम्मतच नहीं आपल्यात. फिर प्रोटॉन तो यूज करते हैं हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, जैसे वैंडेग्राफ जनरेटर आएगा, साइक्लोट्रॉन आएगा, वहाँ पे हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं. ये प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल लाएंगे कहाँ से? हम न्यूक्लियस से नहीं निकालेंगे. हम क्या करेंगे? परत फिजिक्स अप्लाई करेंगे. ठीक है? हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट होके चला जाएगा. अब हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ही नहीं, मतलब क्या बचा उस स्ट्रक्चर में?
और इस तरह से हम प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में घुस के बाहर नहीं निकालते, खड़ा लो ना, क्यों? क्योंकि उसको बाइंड करके रख रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब न्यूक्लियस के बाहर इसकी रेंज खत्म होती है, ये दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है ओनली अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अप टू दैट रेंज ओनली, ठीक है। एंड इसका जो नेचर होता है या फिर मैग्नीट्यूड होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन का फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन का फोर्स एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन का फोर्स ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो राइट डाउन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। आपलं नवीन वर्ष फक्त याच डिस्कशन मध्ये जाणार आहे, कळालं ना? जानेवारी ऑनवर्ड इलेक्ट्रो मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। कितनी होती रेंज? ब्रैकेट में लिखो अप टू 10 to the power minus 15 मीटर, 10 to the power minus 15 मीटर तक ये एक्ट होता है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, दैट इज, इसका मतलब F between Nn, F between Pp, F between Pn। Nn न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, Pp प्रोटॉन प्रोटॉन, Pn प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। अब बचा लास्ट फोर्स, वीक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमें समझ सकता है अगर हम सिर्फ रेडियो एक्टिविटी की कंडीशन को समझेंगे तब। मतलब इन जनरल भी ऑलवेज एक्ट होता है, बट रेडियो एक्टिविटी में हम उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, लेकिन बाइंड करके कैसे रखेगा? रिपल्शन को ओवरकम करके ते का दोरी न बांधून ठेवल्यानंतर राहणार आहे का? तो मतलब वो एक्चुअल में एग्जैक्टली एक्ट कैसे होता है, ये मैकेनिज्म समझने के लिए हमें युकावा की मेजॉन की थ्योरी समझनी पड़ती है। युकावा 1931 में एक्सप्लेन की थी, जापानीज साइंटिस्ट है युकावा, है ना। उसने क्या एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के अंदर जब भी ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक्ट होती है तो वहां पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलवेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनमें सिमिलरिटी क्या है? दोनों का मास सेम है। उनमें डिफरेंस क्या है? एक न्यूट्रल है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हम न्यूट्रॉन को कभी भी चार्जलेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते। अब न्यूट्रल में एंड चार्जलेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, चार्जलेस है मतलब चार्ज आहेच नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जब हम इन जनरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बरोबर आहे का? उलट झालं एक्झॅक्ट, ठीक आहे। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन न्यूट्रॉन समझो, न्यूट्रॉन के पास मास है, चार्ज है क्या? लेकिन स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे तो वहां पे समझ में आता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। कहाँ पे? स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल में, जो हमें स्टडी नहीं करना है, बट आता रिसेंट इन्वेंशंस उसके है। तो वहां पे हम कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनाने के लिए भी क्वार्क्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसका चार्ज होता है 1/3 ऑफ ई। तो वहां पे क्या होता है? न्यूट्रॉन भी बनता है, मतलब उसको चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए। तो हम एज्यूम करते हैं, ये मेजॉन की थ्योरी समझते टाइम, कि न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही। तो जब इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, जब इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, जब इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, तो क्या करेगा न्यूट्रॉन? उसके ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन समझ में आता है ना, जिसका मास है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg, जिसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, उसको इमिट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, इसका मतलब पीछे क्या होता है? जैसे हम देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, एक बॉडी ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा? उस बॉडी के ऊपर 10 इंटू ई इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे भी सेम केस होती है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम इतना नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, जो पॉजिटिव होगा। देखो अब मास कितना जा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ? 9.1 इंटू 10 to the power minus 31। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस की रेंज क्या है?
1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, मतलब -27 -31 को कंपेयर करेंगे तो 1/10,000 आ रहा है, समझता ना। 1/10,000 मतलब वो नेग्लिजिबल मास है, उतना मास जाने से फर्क नहीं पड़ता है, और न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता है। समझ में आ रहा है? अभी दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास आ गए, फिर वो रिपेल ही करने वाले, उसी बीच क्या होता है, फिर से मैकेनिज्म एक्ट होता है, एंड प्रोटॉन क्या करता है, खुद के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इमिट कर देता है। फिर प्रोटॉन ने अगर पॉजिटिव चार्ज को इमिट कर दिया, इसका मतलब पीछे कौन बचा, पॉजिटिव चार्ज चला गया, मास तो सेम ही है, मतलब वो न्यूट्रॉन बन गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एक्सचेंज होती है, एंड रिपल्शन होने से पहले ये पार्टिकल इमिट करके, दो प्रोटॉन थे उसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और वो इंटरेक्शन नहीं होती है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स बाइंड करके रहते हैं। ये मेसन की थ्योरी है। तो इस थ्योरी को हम एक्सटेंड करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऐकले का रेडियो एक्टिविटी तरी? हाँ, विजन ऑफ फ्युजन और विजन ऑफ काय म्हणतो, फ्युजन ऑफ फ्युजन वेगळं आहे बेटा। तो काय बोलला आपल्याला घेणं देणंच नाही, मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी पण सांगतो, आपल्या डाऊट्सवर आणि आपल्या कन्सेप्टवर फोकस करा, आपल्या जगाचे प्रॉब्लेम सोडवायचे नाही, ते WHO बघून घेईल। ठीक आहे, हां ऐकले रेडिओ ऍक्टिव्हिटी सगळ्यांनी? केमिस्ट्री मध्ये आहे का, कुठल्या टॉपिक मध्ये? नाही, फिजिक्स मध्ये नाही, केमिस्ट्री मध्ये। केमिस्ट्री मध्ये ऍटम नावाचा टॉपिक आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मध्येच आहे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी। मला वाटतं हा पहिलाच टॉपिक आहे केमिस्ट्रीचा, सेकंड तेच। बरं ठीक है, नहीं ऐकलं तुम्ही असं एज्यूम करो अपन। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, वेरी गुड। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो क्या करता है, खुद की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है। अब फिर से वही कंडीशन, न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों हो गया, उसका रीजन फिर से वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी थी जो न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रख रही थी। बट अगर इन्हीं न्यूक्लियॉन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, मतलब उनके भांडना भी बढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एबल नहीं होगी। सपना बड़बड़ न करो, ठीक है। तो वहां पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एबल नहीं होगी सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखने के लिए। आता त्यांचे भांडणं का वाढणार, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे। इसके लिए आपके पीरियोडिक टेबल में आता है एक्टिनाइड्स। कहां से शुरू होता है एक्टिनाइड्स? एक्टिनाइड्स है क्योंकि वो एक्टिव होते हैं। कौन से एक्टिव होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव है मतलब क्या है, तो बिस्मथ ये हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 83 है। उसके बाद में कोई भी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि उनके जो रिपल्शन हो रहा है वो रिपल्शन को ओवरकम करके बाइंड करके रखने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अनेबल होती है। तो उनको शांत करने के लिए ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, अल्फा बीटा गामा ऐसे पार्टिकल को इमिट करती है। फिर से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा मतलब कौन होगा, He24, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ निकाल के फेंक दिए, मतलब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा। मतलब डायरेक्ट यूरेनियम 92 238 का कन्वर्जन थोरियम 92 234 में हो जाएगा। आणि केमिस्ट्री मध्ये इकडे तिकडे कुठेतरी कन्सेप्ट तुम्ही ऐकले असेल, आजचा हायड्रोजन काही काळापूर्वी रेडियो एक्टिव एलिमेंटच होता। मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इस तरह से इमिशन करते करते छोटे छोटे हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो उनका इमिशन का रेट होता है, मतलब रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग जो रेडियो एक्टिविटी के डीके की प्रोसेस होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस के नंबर कम होते जाएंगे वो डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए जो हाफ लाइफ पीरियड हम पढ़ते हैं वो 5000 ईयर्स, 5 लाख ईयर्स, 50 लाख ईयर्स, 5 करोड ईयर्स, इस तरह से होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। हाफ लाइफ मतलब अर्ध संपायला तेवढे दिवस लागणार है, पूर्ण संपायला अपन काढूच शकत नाही म्हणून आपण हाफ लाइफच काढतो, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट हमारी आने वाली है, बट उसको टाइम है, ठीक है। शेवटी सिलेबस संपत आला की मग रेडियो एक्टिविटी में आइडिया आ गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे NLM का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। कल से हम एक्चुअल टॉपिक शुरू करने वाले फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, डिफरेंट नेचर के फोर्सेस एंड उस फोर्सेस का रिजोल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअल कल से जो है NLM का पार्ट शुरू हो जाएगा। हे फक्त काय होतं, KGF 2 है ना, 6 महिन्यापूर्वी पोस्टर रिलीज केलंय, मग आता ट्रेलर रिलीज केलंय, मग सेकंड रिलीज होणार, उस तरह से NLM का इंट्रोडक्शन हो गया।